एएलपी और टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज 8वां क्लास है। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में किस एम्पलीफायर से सबसे अधिक पावर गेन प्राप्त होता है? एम्पलीफायर का मतलब हुआ आवर्धित करने वाला, पावर गेन मतलब प्राप्त करना हो गया, अधिक पावर किससे मिलेगा? तो याद रखिएगा, जितना भी तरह का एम्पलीफायर है सभी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होता है। कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। दो टाइप कह सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम लोग तो 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3 गो कॉन्फ़िगरेशंस। टाइप्स कितने हो गए? 2। और कॉन्फ़िगरेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं। टाइप में एक हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो हम थोड़ा देर में करने वाले हैं। चलिए पहले ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन जान जाइए। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जोड़ने का तरीका। देखिए, पहला होता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर का 3 पार्ट होता है, पार्ट भी 3 होता है। एक पार्ट बेस हो गया, दूसरे पार्ट को हम इमीटर कहते हैं और तीसरे पार्ट को कलेक्टर कहते हैं। तीसरे पार्ट को कलेक्टर कहते हैं। देखिए, ये सेकेंड पार्ट का नाम है, ये थर्ड पार्ट का नाम है और ये बेस हो गया, फर्स्ट पार्ट का नाम हो गया। तो यदि कॉमन में, कॉमन का मतलब होता है दोनों तरफ। 3 पार्ट में अगर बेस को कॉमन मानते हैं तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अगर इमीटर को कॉमन मानते हैं तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कहलाएगा। यदि कलेक्टर को कॉमन रखिएगा तो इस प्रकार नाम पड़ जाएगा कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग समझते हैं कि तीनों में लाभ जो है, पावर गेन ज़्यादा किस में होगा। सबसे ज़्यादा पावर प्राप्त होता है आपका इससे, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर से। ये बहुत पावरफुल होता है। पावर जो है, सबसे ज़्यादा पावर, मैक्सिमम पावर प्राप्त किससे होता है? कॉमन बेस इमीटर ट्रांजिस्टर से। तो आंसर क्या मारिएगा? बिहार मार लीजिएगा। क्लियर हो गया? देखिए, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर बना के दिखलाए हैं। ट्रांजिस्टर का 3 पार्ट याद रखिएगा। समझ गए? पहला पार्ट बेस नाम याद रखिएगा, जिसको हिंदी में आप क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। दूसरा पार्ट नाम याद रखिएगा इमीटर, जिसको आप उत्सर्जक कहिएगा। हिंदी में क्या कहिएगा? उत्सर्जक। और तीसरा पार्ट नाम याद रखिएगा कलेक्टर। कलेक्ट करने वाला, मतलब बोलेंगे संग्राहक। हिंदी क्या हो जाएगा? संग्राहक हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, बेस, इमीटर और कलेक्टर। समझ गए बाबू? अब ट्रांजिस्टर की टाइप की बात करें तो टाइप 2 गो होता है। अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो टाइप 2 गो होता है। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। किसको कहेंगे पीएनपी, किसको कहेंगे एनपीएन? बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। आधार का मतलब सबको ही जानते हो, जिस पर लोग डिपेंडिंग होता है। उत्सर्जक मतलब देने वाला और संग्राहक मतलब लेने वाला। चलिए आप नीचे वाले फिगर में देखिए, बेस के पास डायरेक्शन क्या दिया जा रहा है कि बेस पर लोड पड़ रहा है नीचे की ओर। ग्रेविटी में बेस पर लोड पड़ रहा है, बिल्कुल बात सही है। ई फॉर इमीटर्स उत्सर्जित कर करके अब बेस को दे रहा है, बात सही है। इमीटर हमेशा उत्सर्जक होता है, देने वाला होता है। इमीटर दे रहा है, कलेक्टर लेने वाला।
ये कलेक्टर जो है लेने वाला है, ले करके आगे बढ़ावेगा पावर को। तो यहाँ बेस का भी काम ठीक दिख रहा है, इमीटर का भी काम ठीक दिख रहा है और कलेक्टर का भी काम ठीक दिख रहा है, सब आपस में ठीक ठाक है। तो बोलेंगे पॉजिटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पी एन पी, पी एन पी समझिएगा, पी फॉर पॉजिटिव। ऊपर वाला फिगर में देखिए आपका बेस भी उल्टा काम कर रहा है, बेस देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। इमीटर का काम था उत्सर्जन करना जो कि कलेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना। और कलेक्टर काम था क्या करना, कलेक्टर काम था संग्रह करना, लेना, जो कि यह क्या कर रहा, दे रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ उल्टा हो गया, मतलब कहिए कि निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, एनपीएन, क्या हो जाएगा, एनपीएन। तो देखो एनपीएन में ये जो डिफिनेशन है वर्ड का ये नहीं मैच करेगा। इमीटर मीन्स देने वाला, कलेक्टर मीन्स लेने वाला, लेकिन एनपीएन में उलट जाएगा। एनपीएन में कलेक्टर जो होगा वही देगा और इमीटर क्या करेगा, लेगा। और पीएनपी में पॉजिटिव वाला में बिल्कुल डिफिनेशन मैच करेगा। तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं, और अगर इसको विस्तार से पढ़ना होगा तो बैच में कराएंगे विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 2, टरबाइन निम्न में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में नॉट। रासायनिक ऊर्जा से कोई तात्पर्य नहीं है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नॉट। लेकिन एक बात जान जाओ, रासायनिक को विद्युत में, तो आप आंसर दीजिएगा बैटरी, क्या दीजिएगा, बैटरी। विद्युत को रासायनिक में, तो आंसर बैटरी ही हो जाएगा, क्योंकि बैटरी दोनों काम करता है, रासायनिक को विद्युत में और विद्युत को रासायनिक में। और बैटरी के अलावे इलेक्ट्रोलाइसिस जो घटना है वो भी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए स्थिति ऊर्जा का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, सही है। हमारा जो टरबाइन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, देखिए यहाँ पर डैम बना हुआ है, डैम समझते हैं, बांध, बैराज। यहाँ पर पानी को स्टॉक किया गया है और धीरे धीरे पानी को छोड़ेंगे तो पानी में प्रेशर रहेगा, और यहाँ पर एक चरखी होता है, टरबाइन होता है, जो कि पानी के प्रेशर से घूमेगा। अब इसी टरबाइन के मदद से ऊपर में जनरेटर यहाँ रखा हुआ है, वो घूमेगा और करंट उत्पन्न कर करके इस प्रकार से ट्रांसमिशन के माध्यम से हम लोग तक पहुँचेगा, और जो पानी निकल जाएगा वो नदी में चला जाएगा। एक उदाहरण यहाँ देखिए, कार्टून के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि पानी को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसमें प्रेशर होगा, एक चरखी लगा दीजिए, जब चरखी चलेगा तो डायनेमो सेट कर दीजिए, डायनेमो भी घूमेगा तो करंट उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जो टरबाइन होता है पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसी मोटर में नंबर्स ऑफ टर्न्स के से क्या लाभ प्राप्त होता है। देखिए किसी भी मोटर हो, ट्रांसफार्मर वगैरह हो, कॉइल में अगर टर्न्स बढ़ता है तो उसका पावर जो है बढ़ जाता है। पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। आरपीएम की बात नहीं करेंगे, आरपीएम कम भी होता है, बढ़ता भी, दोनों हो सकता है, बट हम लोग पावर की बात करें तो मोटर के हमेशा पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जितना बड़ा मोटर होगा, जितना शक्तिशाली मोटर होगा, उतना ही उसमें टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी ट्रांसफार्मर के कॉइल में ऊर्जा का स्थानांतरण किस माध्यम से होती है। समझ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसमें 2 कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है जिसको इनपुट कहते हैं, और एक सेकेंडरी कॉइल होता है जिसे आउटपुट या लोड कहते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया, याद कर लीजिएगा। जो जिसमें करंट हम लोग देते हैं पहले उसको प्राइमरी कहेंगे, और प्राइमरी को सोर्स भी कहते हैं या हम लोग इनपुट भी कहते हैं। सेकेंडरी कॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे,
आउटपुट कहेंगे या लोड कहेंगे। और 3 नाम सेकेंडरी का भी और 3 नाम प्राइमरी को भी याद रखिएगा। अब बात यह है बाबू कि प्राइमरी कॉइल में जब करंट इनपुट होगी तो सेकेंडरी में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो याद रखिएगा, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वह चुंबकीय ऊर्जा के रूप में होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होती है। जैसी प्राइमरी कॉइल में करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस प्रकार सर्कुलर मूव करता है, आपको पढ़ाई हुआ होगा मैग्नेट में, तो उसमें सेकेंड कॉइल से टच होकर के सेकेंड कॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वह होता है मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, यानी हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एरोप्लेन का विंग्स। देखिए एरोप्लेन का जो विंग्स होता है, एरोप्लेन का विंग्स में अर्थ दिया। देखिए यही विंग्स है, जो रेड वाला भाग देख रहे हैं ना, यही विंग्स है। कुछ यहाँ भी विंग्स लगा हुआ है, यहाँ भी विंग्स लगा हुआ है। एक्चुअली में विंग्स का जो काम है वह काम है बैलेंस करना। क्या काम इसका है, बैलेंस करना होता है। जब जहाज रनअप में रहती है, ऊपर उड़ते रहती है, तो यह जहाज को बैलेंस में रखती है। तो होता क्या है कि तेज वायुयान में तेज गति के कारण है ना, वायु पार्टिकल से घर्षण होता है, जिससे विंग्स पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज को रोकने के लिए, मतलब अवशोषित करने के लिए अर्थ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अर्थ का प्रयोग होता है। तो एरोप्लेन के विंग्स में अर्थ का प्रयोग क्यों होता है, ताकि स्टैटिक चार्ज को वह अवशोषित कर सके। आंसर बिहार होगा। और यहाँ ए नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा, देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि चार्ज 2 प्रकार के होता है। चार्ज 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्टैटिक मतलब स्थितिक, और एक होता है करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। मतलब ई होता है जो स्थिर होता है, और ई जो होता है वो बहता है। क्या होता है, बहता है। तो इसमें जो करेंट होता है वो बहने वाला नहीं होता है, स्थिर होता है। जैसे आपके बाल पर कंघी लगाने से जो चार्ज उत्पन्न होती है वो बहने वाली नहीं होती है, बल्कि वो भी स्थिर होता है। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक मारेंगे, स्थैतिक मारेंगे, न कि विद्युत धारा मारेंगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोनिक प्लायर्स किस कार्य में उपयोग होता है। कोनिक प्लायर, देखिए ये जो पिलास है बाबू, देखो यहाँ पर कोणीय कट होता है इसमें। देखिए ठीक से आप इसको, है ना, बहुत अच्छा पिलास है। ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। हाँ हाँ, तार काटने, बिल्कुल तार काटने में, छीलने वगैरह में काम आता है। इसको डाउनलोड कर लेना, जरूरत पड़ेगा तब। चलो देखो इधर, तो कोनिक प्लायर का काम क्या है। कोनिक प्लायर काम है तार को छीलना या तार को काटना। जॉब पकड़ने के लिए नहीं, जॉब काटने के लिए नहीं, जॉब संरक्षण के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब हो जाएगा वायर कटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वायर कटर के रूप में यूज करते हैं। दैट मीन्स कहेंगे कि तार काटने में, तार काटने में कह सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी विद्युत अप्लायंस में, मतलब विद्युत यंत्र में, जैसे बल्ब हुआ, हीटर हुआ, फ्रिज वगैरह हो गया, में देखिए डबल में हो गया, काट दीजिए। उच्च वोल्टेज प्रवाहित करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उच्च वोल्टेज प्रवाहित करेंगे तो मशीन जल जाएगा, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन ए में अप्लायंस जल जाएगा, बात सही है। लेकिन अप्लायंस जलेगा कब, जब उसमें फ्यूज नहीं रहेगा तब ना। लेकिन फ्यूज तो यूज करना है ISI के अनुसार। तो हमारा आंसर बी देखिए, अप्लायंस का फ्यूज जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। राइट, आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। आंसर ए भी है। अगर बिहार नहीं होता तब आंसर क्या होता, ए होता। चूंकि ISI के अनुसार हम लोग को किस प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट पर फ्यूज का प्रयोग करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1.2 किलोवाट एक विद्युत हीटर का तात्पर्य क्या होगा। 1.2 किलोवाट का एक हीटर है। देखिए 1.2 किलो, किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट। गुना करिएगा तो बाबू ये 1200 वाट हो जाएगा।
मतलब ये हीटर जो है क्या वाट का है, 1200 वाट का है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्लिप रिंग का संबंध निम्न में किस यंत्र से है? स्लिप रिंग का संबंध सोना से मत समझना कि सो जाना हो गया, स्लिप में सोना। ऑप्शन ए हेडलाइट नॉट, ट्रांसफार्मर नॉट, रिंग वेज नॉट, जनित्र। आंसर क्या होगा, डी। देखिए स्लिप रिंग क्या है, जनरेटर में जो क्वाइल घूमता है ना, तो भाई क्वाइल जब घूमेगा तो तार कैसे जोड़ेंगे क्वाइल से? जब एनी टाइम क्वाइल घूमते रहेगा तो उससे तार बाहर कैसे निकालोगे, सोचो। तो वही जो क्वाइल घूम रहा है उससे तार बाहर निकालने के लिए हम लोग स्लिप रिंग, देखो इस प्रकार से रिंग का प्रयोग करते हैं जिसको स्लिप रिंग कहते हैं। देखिए बहुत सारा स्लिप रिंग का प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं ये वाला, देख रहे हैं ना। तो आप स्लिप रिंग कैसे यूज होगा से देखिए, देखो ये हमारा क्वाइल है, देखिए ठीक से फिगर में, ये हमारा क्या है, क्वाइल है। तो ये जो क्वाइल है बाबू, इसी क्वाइल से स्लिप रिंग में तार कनेक्ट रहेगा, क्वाइल से स्लिप रिंग कनेक्ट रहेगा और स्लिप रिंग घूमेगा और उसी पर देखिए यहाँ बरस रगड़ेगा। देखिए बरस है, यहाँ भी बरस है, यहाँ भी बरस है, इस सब देखिए बरस लगा हुआ बहुत सारा, प्रत्येक स्लिप रिंग पर एक बरस लगाया गया है। तो क्या होगा, बरस घर्षण होगा। बरस जो है जनरली कार्बन का या तांबा का बना होता है, ज़्यादातर यूज कार्बन का होता है। कार्बन इसलिए बरस कार्बन का बना हुआ क्यों होता है, ताकि घर्षण होगा तो बरस घी से, लेकिन स्लिप रिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये जो कार्बन का ब्रश है, तो इस स्लिप रिंग पर जब कार्बन का ब्रश घर्षित होता है तो स्लिप रिंग का एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा कार्बन ब्रश पर और फिर वहां से ऐसे तार निकाल दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमेरिकल है। 180 एम्पियर घंटा की एक बैटरी को कुल 5 एम्पियर की धारा खपत वाले यंत्र से जोड़ते हैं। मतलब 5 ई, देखो ये मान लो कि आपका बैटरी है, ठीक है, और यह बैटरी मेरा कितना है, 180 एम्पियर घंटा का है, और इससे धारा कितना हम निकाल रहे हैं बाहर जी, धारा निकाल रहे हैं 5 एम्पियर। तो खुद सोचो कि 180 एम्पियर इसमें है करेंट, अब 5 एम्पियर हम लोग निकाल रहे हैं, तो कै घंटा चलेगा, तो ये हो जाएगा 36 घंटा चलेगा। कै घंटा चलेगा, 36 घंटा। आंसर क्या होगा, सी। ऐसे आप याद रखिएगा, फार्मूला के अनुसार पावर बराबर होगा आई गुने टाइम, आई गुने टाइम। P4 पावर किसका, बैटरी का है। तो पावर आपका दिया हुआ है 180 बराबर 5 गुने टाइम। तो बताइए इसको जब काटिएगा, ये जब 5 इधर गुना में है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा जी, टाइम बराबर हो जाएगा 180 बटा 5, 36 पचे 80 से, मतलब 36 घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि आप लोग ALP और टेक्नीशियन का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोचिंग का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में सिनर्जी इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैच कोड का मैसेज भेजा जाएगा मेरे यहाँ से, और फिर आप ALP टेक्नीशियन बैच से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट फ्री दे सकते हैं।